भारत में आर्थिक सुधार। 23 जुलाई 1991 को भारत ने राजकोषीय और भुगतान शेष बीओपी संकट के लिए प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। सुधार ऐतिहासिक थे। आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की तस्वीर और प्रकृति बदलने वाली थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह सुधार किए गए थे। वे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। सुधार और संबंधित कार्यक्रम अभी भी परिवर्तन पर बल देने जारी हुए। मई 2004 में यूपीए सरकार की वापसी के साथ इसे धीमा पाया गया था। 1980 के दशक में मध्य सरकारों में आर्थिक सुधार के लिए पहले कदम उठाए गए। 1980 के दशक सुधारों में विनिमय की एक समिति प्रकृति उदारीकरण भी देखा गया। 1980 के दशक में उद्योग, व्यापार, निवेश के क्षेत्रों में सुधार प्रारंभ किए गए थे। इसी से संबंधित कृषि का आयात काफ़ी व्यापक और गहरा पड़ा। सरकार द्वारा 1980 के दशक में उदारवादी नीतियों की घोषणा कर दी गई थी। आर्थिक सुधारों का नारा दिया गया था। 1980 और 1990 के दशक में वाशिंगटन समिति की विचारधारा को भी देखा गया तो अर्थव्यवस्था में यह नकारात्मक प्रभाव डालने लगा था। 7वीं योजना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1985-90 में निर्यात को बढ़ावा देने में भारी बाह्य ऋणों के साथ बाजार विनिमय को और बढ़ावा दिया था। उच्च औद्योगिकी वृद्धि दर को बढ़ावा दिया था। विदेशी ऋणों के साथ कीमत का आयतों पर आश्रित होना, उद्योग वापस करने और सेवा करने में समर्थ नहीं थे। विदेशी ऋणदारी में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। 1991 में बीओपी संकट अहम भूमिका निभाई। संकट के बाद खाड़ी युद्ध आया। भारतीय विनिमय दर पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव डाले। युद्ध के कारण तेल कीमतों में वृद्धि हुई। भारत को तुलनात्मक रूप से कम अवधि में अपनी विदेशी विनिमय का प्रयोग करना पड़ा। दूसरा, खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों के प्रेषण में कमी आई। आपातकाल से निकलना पड़ा। दोनों संकटों का एक ही कारण था, खाड़ी का युद्ध। भुगतान शेष संकट भी गहरा हो गया था। विदेशी ऋण बढ़ा, जो कि जीडीपी में 8% से अधिक राजकोषीय घाटे के बराबर था। हाइपर मुद्रास्फीति 13% से अधिक स्थिति थी। हमको पता है कि मुद्रास्फीति 2% से 4% के बीच होना चाहिए। 13% से भी अधिक की हाइपर मुद्रास्फीति उस देश की आर्थिक संकट की ओर धकेलता है। उस समय की अल्पसंख्यक सरकार ने एक कड़ा और विवादास्पद कदम आर्थिक सुधारों के रूप में उठाया। 1990 के दशक में संसद में विपक्ष, वामपंथी दल, औद्योगिक घराने, व्यापार घराने, मीडिया विशेषज्ञ, जनमानस आलोचना की गई। सुधारों के लाभ कई लोगों तक पहुंच चुके थे। आलोचना कम हो गई, लेकिन अभी भी जनमानस में गरीबी विरोधी अमीर समर्थक माना गया। जनमानस लोग देश के राजनीतिक भविष्य का निर्णय लेने लगे थे। सभी के द्वारा एक ही बात मानी गई, लाभ वांछित गति के साथ आम जनता, आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। समय की मांग वृद्धि की आर्थिक सुधार उच्च वृद्धि दर की ओर लेने लग गए थे। इसका मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, आम आदमी गरीबी की रेखाओं की तरफ जा रहे थे और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे थे। औद्योगिक घराने के लोग और अधिक अमीर होते जा रहे थे। संसद के विपक्ष, वामपंथी दल, ये सब ने भी, इस मीडिया ने भी इस पर आलोचना की, क्योंकि ये हाइपर मुद्रास्फीति की संकट की तरफ हमारे देश को ढकेल रहा था। 1980 के ही दशक में अर्थव्यवस्थाओं में समान आर्थिक सुधार के लिए कई निर्णय लेने पड़े थे। भारत के मामले में बीओपी संकट सरकार द्वारा लिया गया
गैर स्वैच्छिक निर्णय था। सरकार आईएमएफ के दिव्यांग साम्यवादी ताकत बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगे झुक गई थी। आर्थिक सुधारों के लिए राजनीति से भारत को लाभ की तुलना में हानि अधिक हो रही थी। भारत में राजनीतिक दल सुधारों के मुद्दे में अलग थे। दलों में जनता के समान राजनीतिक परिपक्वता का अभाव था। जनमानस अभिज्ञ अज्ञानी और समय अधिक लग रहा था। धर्म जाति संवेदना मुद्दे ये अलग भूमिका निभा रहे थे। तो भारत की कंडीशन उस दशक में 1980 to 1990 में बहुत ही ज़्यादा संवेदनपूर्ण थी, क्योंकि विश्व में वाशिंगटन सहमति का नकारात्मक प्रभाव और उस समय चल रहा था हमारा 7वीं योजना। आईएमएफ के विस्तारित कोष सुविधा से जुड़ी शर्तें भारत को पूरा करना था, जिसके अंतर्गत रुपए की विनिमय दर 22.8 की कमी करना, भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के 21 रुपये से गिरकर 27 रुपये प्रति डॉलर हो गया था। डॉलर की मांग थोड़ी मंद पड़ गई थी। आयात शुल्क के शीर्ष दर पर वर्तमान में 130 से कम करके 30% लाना था। भारत 2000 और 2001 में यह पूरा कर लिया था। आयात योग्य वस्तुओं को मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखना था। आयात में लगे सभी मात्रात्मक क्वांटिटेटिव प्रतिबंधों को हटाना था। आयात से रिलेटेड जो भी चीज़ें थे उनको कंट्रोल में रखना था। आयात शुल्क में कमी होने वाली सरकार की कर प्राप्तियों को पूरा करने के लिए उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी में 20% की वृद्धि करना जरूरी था। सरकारी व्यय वेतन पेंशन आकस्मिक निधि छूट प्रतिरक्षा व्यय ब्याज इत्यादि प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी करना था। मीन्स आईएमएफ में जो कोर्स है हमारा इंटरनेशनल फंड के थ्रू, तो उसमें हम लोग भारत असल में कर में डूबता चला जा रहा था। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें हर चीज़ों में कटौती करने की ज़रूरत थी। आयात की चीज़ों में कटौती करने और सरकारी जो व्यय है सरकारी व्यय जानते होंगे, पेंशन वेतन आकस्मिक निधि छूट प्रतिरक्षा व्यय ब्याज ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी था। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में पूर्व एशियाई देशों में सफलता 1997-98 के दौर में वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बिल्कुल अलग दिखती है। वाशिंगटन सहमति की योजना मॉडल का अनुसरण कर रहे थे, यानी कि विश्व रूप में वाशिंगटन सहमति चल रही थी और हमारे यहाँ पे सातवीं योजना मॉडल चल रहा था। और 7वीं योजना मॉडल इसी के पैरेलल थी वाशिंगटन सहमति के, और दोनों का कार्य भी सेम था। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था में न केवल उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रही, गरीबी हटाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में भी सफलता पाई। इस तरह से कंट्रोल करने से क्या हुआ कि हमारे पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर बनी और गरीबी घटने लगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी और हमें एक सफलता मिली। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था में एक ऐसी विकास रणनीति को आगे बढ़ाया जिसमें अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार निजी क्षेत्र बाजार की भूमिका में बहुत ही उपयुक्त संतुलन बनाया गया था। हाँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सब चीज़ को मेंटेन करके चलोगे तो क्या होगा, सब चीज़ सिस्टमेटिक आएगा। तो वैसे ही राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में बाजार में सभी का भूमिका यहाँ पे योगदान दिए, तो ये बैलेंस होकर चल रहा है। और अर्थव्यवस्था की जो बहुत ज़्यादा हाइपर रूप में महंगाई जो आ गई थी वो कम होते गई, कंट्रोल में आते गई। नए प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से ना तो राज्य हस्तक्षेप न ही मुक्त बाजार के पक्ष में झुकी थी, बल्कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक दशाएं जरूरतों के हिसाब से दोनों एक संतुलित मिश्रण स्थापित करते जा रही थी। आर्थिक सुधार बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को
सीढ़ी नुमा चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें दिक्कतें आने लग जाएगी, परेशानियां बढ़ते जाएंगी, प्रॉब्लम्स आते जाएंगी। तो उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको ढूंढना जरूरी है, और वही सॉल्यूशंस आपको क्या करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन दिखाएंगे और क्या बोलते हैं, मेंटेन करके चलेंगे, यानी कि सफलता भी दिलाएंगे। ये विद्यार्थी गणों के लिए भी है, आपके लाइफ में भी, विद्यार्थियों के लाइफ में भी क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देखकर चलोगे, नियमित रूप से उसको कार्य करोगे, अपना पढ़ाई पर फोकस रहोगे, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। पूर्वी एशियाई देश बाजार मुक्त नीतियों से चल रहे थे और निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिल रहा था। बाजार को बढ़ाने, अभिशासित करने के लिए, उसे प्रतिस्थापित करने के लिए था। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये भारत में आर्थिक सुधार किस तरीके से हुए थे। मैंने इस पहले के लेक्चर में पूरे विश्व में क्या कंडीशन था वो बताया था। इसके बाद भारत के आर्थिक सुधार के बारे में इस लेक्चर में बताया है, और खासकर 1991 में जो भी रिफॉर्म्स आए, सुधार आए, वह बहुत ही काबिलियत तारीफ है, और उसकी वजह से भारत अभी कंट्रोल में है। और हमारा ओपन इकोनॉमिक लेने का जो निर्णय था, बहुत ही अच्छा निर्णय था। इसमें बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का हाथ है, जिसकी वजह से भारत इतने बड़े डिसीजन अपने से खुद से ले सका था, और ज़रूरी भी था, क्योंकि एक प्रकार से क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, अंदर ही अंदर वो नीचे की तरफ चलने जाता है, डिप्रेशन आने लग जाती है। डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। उस चीज़ से निकलने के लिए एक सहारा की ज़रूरत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आयात से रिलेटेड जो भी कार्य हुए भारत ने किए सुधार के लिए, वो सब काबिले तारीफ है। IMF के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि वाशिंगटन DC में है। इसके सदस्य हैं 190 देश शामिल है इसमें। वैश्विक मौद्रिक सहयोग के लिए बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विश्व भर में दारिद्र्य को कम करने के लिए यह कार्य कर रहा है। एक प्रकार से ये लोन देने वाली संस्था है। भारत ने भी इससे ऋण लिया, क्योंकि हमारा आर्थिक कंडीशन एक समय में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में था। तो ऐसे समय में ये बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसी प्रकार से विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक विशिष्ट संस्था है जहां मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सदस्यों को पूर्ण निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक का कार्य क्या है? विकास, डेवलपमेंट और पूर्ण निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्थिक सहायता प्रदान करना सभी देशों को। विश्व बैंक में समूह में 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका भी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अंत में आप सभी से ये कहना चाहूँगी, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैं यहाँ पे ऑडियो बुक की तरह इकोनॉमिक्स आपके सामने रख रही हूँ। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं यहाँ पे एक टीचर की तरह आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं आपको जितना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ यूट्यूब के थ्रू से, तो आप उस चीज़ को कंजर्व कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जामिनेशंस में। मैं मुझसे जितना हो सक रहा है, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आपकी सहायता कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी दिक्कतें हों मेरे वीडियोस में, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, संतोषी ट्यूटर को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। Thank you. All the best for the student.